हाँ साथियों, नमस्कार। आज भारतीय इतिहास में हम जो चर्चा करेंगे ये केवल वैदिक काल से जो पहले हमारे यहाँ आर्य सभ्यता थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उस सभ्यता की कल्चर, उस सभ्यता की संस्कृति, उस सभ्यता की जो उस समय साइंस थी, जिसे हम लोगों को नवपाषाण काल के रूप में पढ़ाया जाता है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आधुनिक तवाद जैसे विकसित हुआ, पूरे विश्व में पुनर्जागरण प्रतिस्थापित हुआ और कुछ देश आधुनिक देश बन गए। उन्होंने अपने आप को बुद्धि और विवेक के क्षेत्र में विकसित कर लिया, तो उन्होंने आधुनिकता की ओर मूव किया। लेकिन कुछ देश उस आधुनिकता की ओर नहीं मूव कर पाए, क्योंकि विश्व में बड़ी तेजी से ये बदलाव हुआ और बुद्धि और विवेक का जो एक गैप था वो काफ़ी रह गया। जो देश विकसित थे, उनका विकसित होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि वे देश भौगोलिक रूप से काफ़ी छोटे थे और वहाँ इतने विवाद भी नहीं थे। लोगों ने अपने आप को मानसिक रूप से परिपक्व कर लिया था, और जब उन्होंने मानसिक रूप से परिपक्व कर लिया तो उन्होंने अपनी परिपक्वता और अपनी शिक्षा के द्वारा अपने यहाँ कुछ म्यूजियम यानी कि संग्रहालय बना लिए, और संग्रहालय बनाकर उन्होंने कुछ प्राचीन वस्तुओं को वहाँ पर रख लिया। जैसे कोपेनहेगन का संग्रहालय विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। अधिकतर जो नवपाषाण कालीन जो वस्तुएं हैं वो वहीं से देखकर लोगों ने इतिहास को लिखा है, और फिर इतिहासकार भी यहाँ पर अपनी शिक्षा के बल पर आए और उन्होंने इतिहास को लिखा। हमारे देश का जो इतिहास है, भारत का इतिहास, वो अधिकतर विदेशी लोगों के द्वारा लिखा हुआ है। अधिकतर इतिहास में जो हमारे यहाँ अंश हैं वो विदेशी लोगों के द्वारा जो रिसर्च हुए हैं, उन्हीं के द्वारा इतिहास में उनको रखा गया है। भारतीय लोगों ने ना तो इतिहास को यहाँ इतना खोजा है और ना ही इतना ज़्यादा उसमें लिखा गया है। मैं भारतीय इतिहासकारों के विषय में बात करूं तो बीबी लाल आपके एक प्राचीन पुरातत्वविद थे, जिनका नाम बहुत पहले से इसमें इतिहास में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कई खनन भी की हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी उनका नाम आता है। बाबरी मस्जिद का खुदाई का काम भी उन्होंने देखा था। उसके बाद उन्होंने हमारे देश के इतिहासकारों में राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है। राहुल सांकृत्यायन ने भी कई काम किए। उसके बाद हमारे यहाँ राहुल मेहता और एक नाम जो इतिहास में भारतीय इतिहासकारों में नाम आता है वो इरफान हबीब, आपके बदायूनी अबुल फजल, अमीर खुसरो, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने काफ़ी इतिहास में इनके द्वारा लिखी हुई जो उस समय घटनाएं थी वो संकलित है। लेकिन प्राचीन इतिहास अगर हमें कहीं से मिलता है तो वो केवल वेद ही है। तो
तो जब हम वेदों की ओर देखते हैं, वेदों की स्टडी करते हैं, वेदांगों को पढ़ते हैं और फिर वेदांगों को पढ़ने के बाद फिर हम जब वेद की रचना को देखते हैं, तो फिर ये तथ्य सामने निकल कर आता है कि ये वेद इतने जटिल और ऐसी भाषा में लिखे हुए हैं कि उन्हें एक नवपाषाणकालीन व्यक्ति या मध्य पाषाणकालीन व्यक्ति के द्वारा लिखना असंभव है। यदि इसी बात पर शोध किया जाए कि क्या एक नवपाषाण काल का व्यक्ति वेदों की रचना कर सकता है, तो ये एक कल्पना रहित, कल्पना के अनुकूल बात नहीं होगी। और ये एक ऐसा बिंदु है जिससे हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो सभ्यता थी वो वेदों से पहले अगर कोई सभ्यता थी तो वो आर्य सभ्यता ही थी, क्योंकि आर्य लोग उस समय की भाषा से विकसित थे। उनकी भाषा ऐसी थी कि उन्हें संस्कृत के श्लोक मुंह जबानी याद होते थे। उन्होंने उन श्लोकों का कितनी बार अध्ययन किया होगा, कितनी बार उनका एक मौखिक अधिगम किया होगा जो उन्हें वो ऐसे याद थी। और जब वे उन्हें याद कर लिया करते थे तो फिर वो सिद्ध कर लिया करते थे। उन मंत्रों के द्वारा जब वो सिद्ध हो जाती थी बात, तो फिर वो उसका उपयोग युद्ध शैली में करते थे। जो हमारे मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, ऋग्वेदों में आज भी मंत्र हैं, वो ऐसे मंत्र हैं कि एक बहुत ही अच्छे अनुभवी जिसने बहुत अच्छा अध्ययन और अपनी जो मेमोरी है उसे अधिगम किया हो, तो फिर वही बोल सकता है। संस्कृत में 108 वर्ण होते हैं। संस्कृत एक ऐसी टेक्निकल भाषा है कि इसके वर्ण की अपनी स्वयं की एक अलग वेव लेंथ है, जिसको हिंदी में तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और वो तरंग दैर्ध्य प्रत्येक वर्ण की अलग अलग है, उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो इसी में मूव होते हैं। यहां से ये बात सिद्ध होती है कि मंत्रों का जो व्यक्ति जितनी बार जाप करता था वो उतनी एनर्जी स्टोर कर लेता था, क्योंकि एनर्जी फोटानों के द्वारा संभव है, जिसका फॉर्मूला E=hc/λ होता है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और वेवलेंथ कम उसी से संभव है जिससे व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि वेव है, उसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और ये संभव है। तो मैं ये देख पाता हूं कि जो हमारी संस्कृत भाषा है उसके जो वर्ण हैं उनकी अपनी जब अलग अलग वेवलेंथ है, तो वो प्रत्येक वर्ण अपनी अलग अलग एनर्जी भी स्टोर करता है, जिसको हम साइंस में, फिजिक्स में फोटान कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत के वर्ण हैं वो उनके जो फोटान हैं वो अलग अलग एनर्जी के हैं। और जब उन फोटानों को मिला दिया जाएगा तो संयुक्त फोटान मिलकर एक बड़ी एनर्जी का रूप लेंगे, और वो तभी संभव है जब एक बड़ा मंत्र होगा। तो अब ये बात सिद्ध हो जाती है कि एक मंत्र के द्वारा फोटान यानी कि एनर्जी संभव है। यहां से ये बात सिद्ध हो जाती है कि हमारी जो एनर्जी थी वो इसी तरह रिस्टोर करके मंत्रों के द्वारा उसे उपयोग में लाया जा सकता था और लिया है। इससे ये सिद्ध होता है कि नवपाषाण काल में जो लोग थे वो आर्य सभ्यता से सील थे और आर्य सभ्यता में वो जी रहे थे, और मंत्रों वाली जो हमारी साइंस थी वो उस समय संभव थी। इसीलिए महाभारत का युद्ध में बहुत कुछ नुकसान हुआ और उसी नुकसान की भरपाई हम नहीं कर पाए। इसीलिए वेद व्यास जी ने कि भाई कुछ संस्कृति रहे जो अगली हमारी जो जनरेशन है वो उसको
कम से कम पढ़ तो सकें। वैसे तो मौखिक संस्कृति हमारी रही नहीं। तब उन्होंने वेदों की रचना की और उन वेदों की रचना के आधार पर ही हमारे कम से कम 2000 या 3000 साल हमारा समय चला। और जिस देश में 3000 साल गुजर गए हो तो फिर उस संस्कृति का क्या अंश बचा। तब फिर हमारा 3000 साल गुजरने के बाद फिर हमारा ये वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग शुरू होता है। और 3000 में 2000 ये समय जोड़ दो जो आज हमारा चल रहा है 2025, तो हमारे ये 5000 वर्ष इस तरह से बैठते। तो हम ये कह सकते हैं कि आज से 5500 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ। ये संभव है। और इसका जो लिखित एविडेंस है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। रवि कीर्ति उसका एक विद्वान था पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के समय में था। हर्ष के समय में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष से युद्ध किया है। 632-33 में वो युद्ध हुआ है और 632-33 में ही वो अभिलेख लिखा गया है संभवतः, जिस पर महाभारत की डेट अंकित है कि आज से लगभग 3800 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। ये महाभारत के युद्ध का एक लिखित साक्ष्य है जो इतिहास में पढ़ाया जाता है, ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा। तो ये मैं एक ऐसा एविडेंस आपको बता रहा हूं। तो यहां से ये मैं बात करता हूं कि जो हमें नवपाषाण और पुरापाषाण और मध्य पाषाण पढ़ाया जाता है वो ये थे ही नहीं। उस समय हमारे यहाँ आर्य लोग थे और आर्य लोग अपना काम करते थे। हमारी साइंस थी वो एक द्वापर युग का एक अंश था। द्वापर युग में दूसरा जो प्रमाण हमें मिलता है वो निचक्षु के द्वारा मिलता है। निचक्षु ने जो शासन किया है भारत के अंदर वो कौशाम्बी जो अवशेष है वो निचक्षु के अवशेष है। जो लोग हस्तिनापुर जब वहाँ बाढ़ आ गई थी तो वे लोग वहां शिफ्ट हो गए थे और निचक्षु ही एक अंतिम राजा है जो कौरवों के वंश का एक राजा हुआ था। ये इतिहास है। तो हमें जब ये प्रमाण हमें मिलते हैं तो इससे विदित होता है कि हम वैदिक काल से पूर्व जो संस्कृति में निवास करते थे वो संस्कृति कोई और नहीं, वो आर्य संस्कृति ही थी। और जो संस्कृति में लोग थे वो आर्य लोग थे, उन्हें ही आर्य लोग कहा जाता था। तो ये एक मैंने इस इतिहास के अंश की मैंने आपके साथ ये चर्चा की है जो वैदिक काल से पूर्व थी और वैदिक काल से पहले लोग थे उसकी मैंने ये चर्चा की है। और इसके मैंने एविडेंस भी आप लोगों को बतलाए हैं और उस एविडेंस का नाम है ऐहोल अभिलेख। तो ये चर्चा आप लोगों को बिल्कुल नई मिलेगी और बिल्कुल ऐसी मिलेगी कि आप लोग को सोचेंगे कि हाँ इतिहास में ऐसा संभव है। अभी हाल ही में सिनौली में जो एक व्यक्ति की बॉडी मिली वो लगभग 8 फीट लंबाई का कोई सैनिक था और उसकी जो तलवार है वो काफी भारी है जो उसके साथ मिली है। जो उसकी कब्र थी उसको खोदा गया और उस सैनिक की उस कंकाल को दिल्ली म्यूजियम में रख दिया गया। ये सिनौली का केस है और अभी हाल ही में 3-4 वर्ष पहले की ही घटना है। तो सिनौली को सिंधु घाटी सभ्यता से ही जोड़कर देखा जा रहा है और उस व्यक्ति के पास में ही एक बहुत बड़ा रथ मिला है और वो रथ महाभारत काल का ही माना जाता है। तो ये एक ऐसी रिसर्च है जो भारत को पूर्व की संस्कृति की ओर ले जाती है और पूर्व की संस्कृति की ओर इंगित करती है और हम लोगों को आर्य सभ्यता के रूप में सोचने को मजबूर करती है। ये एक ऐसी शोध और रिसर्च है। तो मैं ये चर्चा जो आप लोगों के सामने कर रहा हूं ये केवल इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो हुए ही नहीं,
भगवान राम तो हुए ही नहीं, ये तो काल्पनिक हैं, ये तो कहानियां हैं। मैं उन लोगों को इस रिसर्च की ओर इंगित करके ये कहता हूँ कि वो कुछ और नहीं, वो आपकी संस्कृति ही थी। और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, और जो व्यक्ति हिंदुस्तान में जन्म लेता है उस पर भी गर्व है, बशर्ते कि वो बुद्धि से सही हो, संकुचित विचारधारा के ना हो, अपनी संस्कृति को मानने वाले और उसे समझने वाले हों। यहीं से उनका आत्मिक चिंतन देखा जाता है, क्योंकि हमारे देश में चिंतन की अब बहुत ज़्यादा कमी है। लोग वाचाल हैं, लोग ज़्यादा बोलते हैं, समझते कम हैं, और उनके अंदर चिंतन की जो शक्ति है वो लगातार क्षीण हो रही है। इसलिए जो लोग चिंतन की शक्ति अपनी छीन कर देते हैं, उनकी बुद्धि और विवेक कम हो जाता है। तो इसको सुने वीडियो को और समझें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, और इस संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने 150 करोड़ लोगों तक पहुंचे। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। मैं ये देखता हूँ कि मेरी वीडियो शेयर कम होती है। लोग जो नाचने गाने वाली वीडियो होती है उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए उनके पास समय है, लेकिन अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके पास समय का अभाव है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। तो मैं ये आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हर जगह हो। जातिवाद से बचें। जातिवाद एक भ्रम है, जातिवाद आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। आप जातिवाद छोड़ो, भारत की नागरिक की एकता का नाता जोड़ो। भारत माता की जय।